let's start with the next topic today. ये कुछ हमने आधा पिछले वाली क्लास में कर दिया था. We started with purification और refining of metals. Metals हम already extract कर चुके हैं. अब उसके बाद जो metals हमारे पास मिले उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? They are known as crude metals. Crude metals means they still have certain impurities जिनको कि हमने remove करना है. ठीक है? So इसमें कुछ जो methods हम already कर चुके हैं, जैसे for example we did the process of distillation. ठीक है? Second we also did the process of liquefaction. This also we have already done. The third method we did was electrolytic refining. The fourth method which we are going to discuss today, that is zone refining. Zone refining में जो principle हम use करते हैं, that is कि हमारे पास एक जो हुआ that is the metal, right? And the other one which is present over here, that is going to be the impurities. तो हमको impurities को remove करना है. तो यहाँ पे जो हम करते हैं that is कि metal जो है that is insoluble in the melt. Melt is the liquid portion of the metal while we are doing the zone refining. ठीक है? और जो non metal होता है that is soluble. ठीक है? Non metal या आप impurities भी लिख सकते हो. तो impurities in this case they are going to be soluble. Clear? अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक इस तरह से सेट करते हैं एक apparatus. जहां पे हम एक इनर्ट गैस का एटमॉस्फेयर देते हैं. इनर्ट गैस क्यों हम दे रहे हैं? सो दैट नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड दिस कंटेनर. और यहां पे हम एक बार प्लेस करते हैं. इस बार के नीचे वी पुट अ हीटर विद रोलर्स. ओके, दिस इज अ रोलर हीटर, राइट? अब इस बार के अंदर वी हैव टेकन you can say a metal. Let's say this is how we are placing the impure metal over here. Okay, अब impure metal जब हमने इसमें पूरे में डाला तो रोलर जो है this is the induction coil. ये मूव करना शुरू करता है. जब ये मूव करना शुरू करेगा यहां से लेके, तो क्या होगा? यहाँ पे हमने इम्प्योर मेटल रखा था. टेम्परेचर हम बहुत हाई रखते हैं तो यहाँ पे जो मेटल और इम्प्योरिटीज होंगी वो दोनों की दोनों मेल्ट करने लग जाएंगी. ठीक है? धीरे धीरे हम इस रोलर को मूव करते हैं. जब इस रोलर को मूव करेंगे तो जो मेटल होता है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और जो मेल्ट है, मेल्ट इज the molten part of the impurity that will keep on traveling towards from left to right. ठीक है? सो धीरे धीरे हम इसमें छोटे छोटे जोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया प्योर मेटल. ठीक है? जैसे जैसे ये रोलर ट्रैवल करता रहेगा वैसे वैसे इस प्योर मेटल का जो जोन है वो इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है? छोटे छोटे ब्रैकेट्स में हम उसको डिस्टिंक्शन कर सकते हैं या उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. और अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जहां जहां ये रोलर घूमेगा वहां वहां पे इंप्योरिटीज को अपने साथ ले जाता रहता है. तो हम उस पोर्शन को उसमें से कट करते रहेंगे. जैसे सपोज यहाँ पे पहले इंप्योरिटीज का इतना पोर्शन था तो हमने इतने पोर्शन को कट कर दिया. ठीक है? फिर उसके बाद फिर से हमने रोलर घुमाया, वो रोलर आया तो इतना इंप्योरिटीज का मेल्ट रह गया, बाकी हमारे पास प्योर मेटल रह गया तो हम इतने पोर्शन को और कट कर देते हैं. और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है? वी ओनली हैव द प्योर मेटल व्हिच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ दैट मेटल रॉड. ठीक है? क्लियर हो गया? सो हमने क्या लिया है? ये मेटल रॉड लिया
एक इंडक्शन कॉइल लिया, दिस इंडक्शन कॉइल दैट इज मूविंग। प्रिंसिपल इसमें हम जो यूज कर रहे हैं वो ये है कि इम्प्योरिटीज जो हैं दे आर सॉल्युबल इन द लिक्विड पोर्शन, वेयर एज द मेटल दैट इज इनसॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल होगा वो पीछे रहता चला जाएगा और इंडक्शन कॉइल के साथ हम इम्प्योरिटीज को धीरे धीरे रिमूव करते रहते हैं। और इनर्ट गैस की इसमें क्या एक एप्लीकेशन है या इंपॉर्टेंस है कि ये रिएक्शंस इस पर्टिकुलर एरिया में होने से रोकता है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द इनर्ट गैस। अब इस मेथड से हम उन मेटल्स या नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं या आप कह सकते हो प्यूरिफाई करते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा प्योरिटी की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स जो हम इससे करते हैं दे आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इन दोनों को हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बोथ ऑफ देम दे आर यूज्ड टू फॉर्म semiconductors, as a result of which highest purity of these non-metals they are required. ठीक है, clear हो गया? Then the next fifth portion or the fifth point method which we are going to do, that is vapor refining. Vapor refining. अब इसमें आप प्रिंसिपल लिखो, in this method certain metals are converted into their volatile compounds, whereas the impurities are not affected. ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम करते हैं which is the bond process, which is used for the purification of nickel. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन। बॉन्ड प्रोसेस, बॉन्ड प्रोसेस में बेसिकली व्हाट इज डन कि हम लोग निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 330 to 350 केल्विन। ठीक है, when we get a volatile compound which is nickel carbonyl, ठीक है, this is the compound which we are going to get over here. Now next जो हमारा स्टेप रहता है उसमें हमको ये जो कार्बोनाइल यहाँ पे बना है इसको रिमूव करना है। तो जो निकल कार्बोनाइल बना उसको हम इससे भी हायर टेम्परेचर पे दोबारा से हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ समथिंग बिटवीन 400 to 450 Kelvin. When we get pure nickel and the impurities which were combined over here, they are removed. Right? Clear हो गया? So इसी का एक improvised method हम use करते हैं, which is known as Van Arkel method. Sixth method, Van Arkel method. It is much similar to the Mond method. उसी की तरह इसमें करेंगे, पर यहाँ पे हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स जो करते हैं that is that of titanium and chromium. उसको हम निकल के लिए यूज कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं फॉर टाइटेनियम एंड क्रोमियम। तो सेम फंडा सेम ही है, टाइटेनियम को हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर इन दिस केस दैट इज 523 केल्विन व्हेन वी आर गेटिंग टाइटेनियम आयोडाइड। अब इसमें से हमको आयोडीन को रिमूव करना है, तो हम इसे फर्दर 1700 केल्विन एट अ मच हायर टेम्परेचर देन व्हाट वी हैव यूज्ड बिफोर हम करते हैं इसको ट्रीट। व्हेन वी गेट प्योर टाइटेनियम एंड आयोडीन इज रिमूव्ड। इन अ सिमिलर मैनर हम जिरकोनियम को भी कर सकते हैं। Same method we are using iodine
at a temperature of 870 Kelvin. When we get zirconium iodide, फिर at a very high temperature of 2075 हम इसको हीट करेंगे, when we get pure zirconium 2I2. क्लियर हो गया? ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत टेक्नोलॉजिकली दैट मेथड इज वेरी वेरी साउंड and also it is used to purify many metals. That is the chromatographic method. क्रोमैटोग्राफिक मेथड, जो क्रोमैटोग्राफिक मेथड हम यूज करते हैं, इसमें हमारे पास पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हम यूज कर रहे हैं. इट हैज अ क्रोमैटोग्राफिक कॉलम. क्रोमैटोग्राफिक कॉलम क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ सिलेंडर, और यहां पे एक ओपनिंग रहती है which can be closed with the help of a clamp. Okay? अब इस क्रोमैटोग्राफिक कॉलम में दो फेजेस होते हैं. One which is the porous stationary phase, which is the adsorbent. ओके, इसमें बेसिकली हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो ये है कि जो हम लोग इसमें इम्प्योर मेटल डालेंगे, उसमें जो कंपोनेंट्स रहेंगे उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डिफरेंट. सो जो स्टेशनरी फेज यहां पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ पोरस स्टेशनरी फेज, और ये जो स्टेशनरी फेज होता है दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड. The second phase which is going to be present over here, that is the moving phase. This moving phase is the impure metal जिसको हमको purify करना है, and this may be present in the form of liquid or gas. ठीक है? अब जब हम लोग इसको प्योरीफाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे हमने ये मूविंग फेज ले लिया, एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू कि मूविंग फेज दैट इज गोइंग टू बी द मिक्सचर, जिसको हमने इम्प्योर और उसको हम लोग एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं. ठीक है? और ये हमारा नीचे का स्टेशनरी फेज आ गया. यहां पे हम एक ग्लास वूल से इसको फाइनली बंद करके रखते हैं. अब होगा क्या इसमें कि ये हमारा, एज आई हैव जस्ट सेड दैट दिस इज द स्टेशनरी फेज ओवर हियर. अब यहां से मिक्सचर और सॉल्वेंट पास करने शुरू करेंगे, बिकॉज दिस इज पोरस. जब ये पास करने शुरू करते हैं तो certain substances or impurities or metals present in that, they all move with different mobilities. कुछ इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, कुछ इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे. तो जो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होते हैं या ज्यादा जल्दी हम बोलते हैं कि एड्सॉर्ब होते हैं, वो उसकी मूवमेंट हमेशा स्लो रहती है. The ones which are more soluble move slowly. ठीक है? And the one which are less soluble, they move faster. So इसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. After letting it stand for quite some time, we see that there are certain bands which are developed. Let's say this is band A, right? तो ये सेपरेट हो गया है कोई एक कंपोनेंट. उसके बाद
This is band B. So this is another component which has been separated. And finally band C. ठीक है? Now by opening this tab from here, हम लोग C को अलग कर सकते हैं, right? फिर उसके बाद हम B को अलग कर सकते हैं और हम A को अलग कर सकते हैं. So this is what is used over here. An example is the purification of aluminium, which is packed in a glass volume. इससे हम लोग इसको प्योरीफाई कर सकते हैं. There are many different आप कह सकते हो chromatographic techniques which we use. Like for example, इसको हम लोग column chromatography बुला रहे हैं. Column chromatography because it appears to us like a column. ठीक है. Second हम लोग use करते हैं paper chromatography, जिसमें स्पेशल काइंड्स ऑफ पेपर्स को हम यूज करते हैं which are known as chromatographic papers. They are kind of column chromatography only, but उसमें हम लोग पेपर यूज कर रहे हैं. लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ पेपर they are used और उनको हम लोग डिप कर देते हैं in the solution. ठीक है. And also we have gas chromatography. So with this we finish the purification. Let's just kind of form a flow chart of whatever we have done starting from the beginning. Flow chart कि हमने कहाँ से शुरू किया था. Step 1 हमने जो किया था that was crushing and grinding of the ore. That was our step 1. ठीक है. तो हमने ओर ली, ओर को हमने क्रश किया और ग्राइंड किया such that we got the ore in the form of a powder. ठीक है. अब यहां पे हमने स्टेप 2 स्टार्ट किया. जब हमारे पास पाउडर आ गया, स्टेप 2 में we did concentration of the ore. And there were various methods. इसमें हमारे पास था लेविगेशन, हैंड पिकिंग भी हमने करी थी. We did magnetic separation. ठीक है. फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिटिक भी करी थी. We did electrolytic concentration. Then we did the froth flotation method. Froth flotation method specifically for the sulfide ores. और उसके बाद हमने एक और प्रोसेस किया था which was leaching. Right? So अब हमने concentrate कर दी है ore. Then this powder is now converted to the concentrated ore. ठीक है. इस concentrated ore को अब हम oxidation और reduction करते हैं step 3 में. We are working on the concentrated ore by doing oxidation or reduction. तो इसमें the methods which we did was roasting and calcination. ठीक है. Converting them into oxides. फिर उसके बाद हमने एक मेथड किया था. ये सारे टर्म्स की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के बाद हमने किया हाइड्रोमेटलर्जी. जिसमें वो थर्माइट प्रोसेसेस वगैरह किए थे. देन वी डिड द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन.
ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बाद हमने एक और मेथड किया था जिसमें कि मेटल अपने आप सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, व्हिच इज द ऑटो रिडक्शन। राइट, सो कंसंट्रेशन वॉर के बाद बाय डूइंग दिस वी हैव देन गॉट द क्रूड मेटल, which has to be further purified. Then the step 4 of metallurgy, that is purification of the metal. और इसके लिए अभी हमने किए हैं, we have done distillation, ठीक है, फिर उसके बाद हमने liquation किया, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की, फिर जोन रिफाइनिंग की, एंड देन वेपर फेस रिफाइनिंग एंड क्रोमैटोग्राफिक रिफाइनिंग. So this is the entire flow chart of this thing, right? इसमें each and every definition has to be memorized, each and every principle has to be memorized because this is the form of questions जो कि आपको आते हैं. लेविगेशन क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, प्रिंसिपल हम हर एक में क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन हम किस ओर के लिए यूज करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब आप प्यूरिफिकेशन पे आ जाओगे तो प्यूरिफिकेशन में आपको हर एक मेथड का किस मेटल को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस बिकॉज दिस चैप्टर हैज वेरी यू कैन से small questions which are going to be there. So आपको ये चैप्टर thoroughly पढ़ना है. ओके, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते. एनसीईआरटी में ये चैप्टर बहुत हैपहैजर्डली दिया हुआ है. जैसे हम अभी ब्लास्ट फर्नेस वगैरह हम लोग करेंगे मेथड्स विद रिस्पेक्ट टू ईच आयरन का. हम जब करते हैं मेटलर्जी उसमें कौन सा प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो हम अलग से करेंगे. सो ट्राई एंड डू दिस इन द सेम मैनर एज वी आर डूइंग इन दीज लेक्चर्स. ठीक है. Then we come to again a very important part of this chapter. Although examination point of view से Ellingham diagram जो है वो बहुत ज्यादा आपको उसमें नहीं पूछा जाता, but still you should understand कि जब हम लोग thermodynamically एक रिएक्शन को करते हैं तो उसमें Ellingham diagram की क्या इंपॉर्टेंस है. Okay. So first of all, let's go on to thermodynamic principles of metallurgy. Thermodynamic principles of metallurgy. Thermodynamic principles जो है ये बेसिकली क्या हमें डिसाइड कराता है कि कितने टेम्परेचर पे हम लोगों को एक किसी भी रिएक्शन को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज करना है. राइट, वी नो दैट थर्मोडायनेमिकली एक रिएक्शन तभी फिजिबल है इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी दैट इज नेगेटिव. राइट, कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को मिक्स करते हो तो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगी अगर उसका डेल्टा एच नेगेटिव है. अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, है ना. अब यहाँ पे क्या हो सकती है कंडीशंस इन दिस केस, सॉरी प्लस नहीं माइनस टी डेल्टा एस. क्या कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव. राइट, डेल्टा जी नेगेटिव तभी हो सकता है नंबर वन इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव. ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, है ना. तो टी डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर कब हो सकता है, इफ द टेम्परेचर इज हाई. ठीक है. सेकेंड कंडीशन, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, यू एड बोथ बट द साइन रिमेन्स नेगेटिव, इन दैट केस वी हैव नो प्रॉब्लम. इवन एट लोअर टेम्परेचर्स डेल्टा जी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है. ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमें पता है कि डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू व्हाट,
2.303 RT log of K विद द माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये ले रहे हैं -2.303 RT log of K, तो इसका मतलब कि डेल्टा G नेगेटिव तभी होगा इफ द वैल्यू ऑफ K इज पॉजिटिव, है ना। तो अगर हायर वैल्यू K की है तो तभी डेल्टा G दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अगर लोअर वैल्यू होगी K की तो डेल्टा G दैट इज गोइंग टू एंड अप पॉजिटिव। So reaction that is not going to be visible. So we basically have metallurgy में भी same फंडा हम यूज करते हैं। हमारे पास 2 points रहते हैं। So you can write down the first point. For any reaction to occur, delta G should be negative, which can only happen if delta S is positive and delta H is negative. However, on increasing the temperature, the value of T delta S becomes negative. Value of T delta S becomes negative, and value of delta G becomes more negative. Number 2, if the reactants and products of two reactions are put together, the reaction is feasible only if delta G for both the reactions is negative. If delta G for both the reactants or reactions is negative. ठीक है, तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम ड्रॉ करें बिटवीन डेल्टा G एंड टेम्परेचर, this graphical representation that is known as the Illingham's diagram. ठीक है, so what is Illingham diagram? Illingham diagram is the graphical representation between delta G and T to form oxides of metals. Is the Illingham diagram. Right? So let's just try and draw the diagram first so that we can explain it properly. हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0, delta G that is equal to 0 over here, and we are going to a lesser value क्योंकि हमें नेगेटिव की तरफ को जाना है. So we have over here 1200. ठीक है, फिर उसके बाद we have, this is all in minus, right? 1200, then we have minus 1100, minus 1000, और उसके बाद 900, 800, 700, 600, 500. ठीक है, इस तरह से हम जाते रहेंगे and we reach a value which is 0. 400, 300, 200, 100 and 0. ठीक है,
और उसके बाद वो फिर पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है 100 and 200। ठीक है, क्लियर। उसी तरह से टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं 0, 200, 400, 600, 800, दिस इज ऑल इन केल्विन, राइट। 800 के बाद हमारे पास आ गया 1000 and 1200. So we are increasing the temperature from 0 to 1200. So let's draw a few graphs. You can point, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 0। अगर हमारा ग्राफ 0 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब डेल्टा G की जो वैल्यू है that will become positive, compound will become unstable and the reaction will start in the reverse direction. Okay? क्योंकि नेगेटिव अगर होगी तभी रिएक्शन फिजिबल है। तो 0 से नीचे जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे दे आर गोइंग टू बी फिजिबल, और उसके बाद 0 से ऊपर अगर ग्राफ पहुंच जाता है तो देन इट इज गोइंग टू बिकम अनस्टेबल एंड कम बैक टू द पोजीशन। ठीक है, लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग Ag का ग्राफ लें, सिल्वर, so you can see that the graph of Ag that is going to a positive value। ठीक है, उसी तरह से हम लोग Hg का भी ग्राफ ले सकते हैं। -100 से हम इसको शुरू कर रहे हैं Hg के ग्राफ को, राइट। पहले आप देखो डेल्टा G की वैल्यू इट इज डिक्रीजिंग एंड देन इट अटेन्स द बॉइलिंग पॉइंट ओवर हियर, और फिर उसके बाद वो इंक्रीज होती है। सो Hg ऑल्सो रीचेस द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉपर। सो कॉपर ऑल्सो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ विच कॉपर इज शोइंग। इन तीनों ग्राफ से हमें क्या लग रहा है कि जैसे इसके ऑक्साइड्स बन गए, राइट, इन मेटल्स के ऑक्साइड्स बन गए, पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो रिएक्शन है वो डेल्टा G उनकी पॉजिटिव आ जाती है। तो जो ऑक्साइड्स बने हैं दे बिकम अनस्टेबल एंड दे गो बैक टू द मेटालिक स्टेट रिलीजिंग द ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे आपके पास हो गया लेट्स से वी हैव HgO, राइट। हाई टेम्परेचर पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे इट विल dissociate into half plus the metal plus oxygen. In general अगर हम एलिंद्रम डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बता रही है। This is just a few examples which I have taken. Basically ये हमें बताती है It tells us about formation of oxides of metals। ठीक है, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं as 2xm, where m that is going to be the metal plus O2 2mxo, right? So this is this thing oxide formed, right? और अगर गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिखेंगे xm प्लस हाफ ऑफ वन मोल के लिए हम लोग डेल्टा जी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो डेल्टा जी की हम जो वैल्यू है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब डेल्टा जी यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा जी दैट इज between the metal solid is being converted into oxide। हमको इस रिएक्शन की डेल्टा G फाइंड करनी है, मेटल टू ऑक्साइड इसकी डेल्टा G फाइंड करनी है। तो डेल्टा G इसकी अगर नेगेटिव होगी तभी ये फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है। तो जहां तक 0 से नीचे जिन भी मेटल्स की वैल्यू डेल्टा G की नेगेटिव रहेगी उसमें ये ऑक्साइड कैन बी इजिली कन्वर्टेड from metal to oxide। but अगर values positive में चली गई as we have seen in the 3 cases, in that case it is going to be unstable and the reaction bounces back to the metal state। ठीक है, so ये हमें basically explain
एक्सप्लेन करती है ये। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक और चीज है, इसको समझो, डोंट राइट इट डाउन, समझो फिर उसके बाद नोट्स में पढ़ लेना। ओके, अब डेल्टा जी जो है दैट इज गिवन बाय डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास इक्वेशन है। क्या होता है कि आपको पता है कि एंट्रोपी जो है वो सॉलिड स्टेट की एंट्रोपी दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम। एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। ओके, सो अब यहां पे अगर हम लोग ऑक्सीजन की एंट्रोपी को देखें इस रिएक्शन में, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो डेल्टा एस को क्या होना चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस शुड डिक्रीज बिकॉज इट इज गॉन into the compound state, right? जो ऑक्साइड्स हमारे पास बन रहे थे all are solids, तो डेल्टा एस should be decreased. So यहां पे अब आप लिखो, you write down in the reaction oxygen is used up, in the reaction oxygen is used up as a result of which the delta S becomes negative due to decrease in entropy. Therefore, with increase in temperature, T delta S will become more and more negative, and delta G will become less and less negative with increase in temperature. ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई ये जितने भी ग्राफ्स आप यहाँ पे देख रहे हो वो ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो लेस एंड लेस नेगेटिव होती चली जा रही है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इलिंगम डायग्राम। सेकेंड पार्ट इलिंगम डायग्राम का क्या बोलता है कि डेल्टा जी और उसकी जो लाइन है वो आप देख लो स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आती रहेगी until and unless there is certain change, जैसे मेल्टिंग पॉइंट अटेन कर लिया या उसने यहाँ पे आप देख लो कि डिप आ गया क्योंकि उसने अपना बॉइलिंग पॉइंट जो है मर्क्यूरी ने वो अटेन कर लिया है, राइट? सो तब तक वो क्या जाती रहेगी, इट इज गोइंग टू गो एज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नंबर 3, जब टेम्परेचर हम रेज करते हैं तो एक वैल्यू आती है जहां पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ऊपर की तरफ को मेटल ऑक्साइड पहुंच जाता है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ता है और हमें मेटल वापस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सो नाउ इसमें एक चीज लिखो, मेटल्स लाइक सिल्वर टू, इस तरह से लिखो, मेटल्स लाइक Ag2O, Au2O, ठीक है, then Hg2HgO, they cross the zero line at temperatures which are attainable। तो देखो कितनी कम टेम्परेचर पे, 200 केल्विन पे जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर्स विच आर अटेनेबल, देयरफॉर द ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड मर्क्यूरी are the only oxides
which can be only oxides which can be decomposed at attainable temperatures. So these metals can be extracted attainable temperature. So these metals can be extracted by pyrometallurgy, जो हमने अभी किया था ना पीछे, pyrometallurgy. ठीक है, और जो इसके नीचे है उनको हम अटेन नहीं कर सकते. इसके नीचे वाले जो हैं दे आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक एंड आयरन. ठीक है, so this is the first part of Illington diagram which we have done today. Tomorrow we will do the second part of Illington diagram, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसको हम एज रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं और किसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं. ओके, एंड देन द ओनली पोर्शन विच इज लेफ्ट इज अ स्मॉल पोर्शन जिसमें हम लोगों को एक्सट्रैक्शन करना है ऑफ फ्यू मेटल्स विच इज इन योर सिलेबस. एक एल्यूमिनियम है शायद और एक आयरन. ये दो है जिसको हम करेंगे. ओके.